Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 6 जुलाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS 1 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आज। GS 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज से सबसे पहले IT एक्ट के बारे में समझेंगे, देन IT रूल्स में। तो देखो IT एक्ट में स्पेसिफिकली हम 66A के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। IT रूल्स को डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि ट्विटर ने अभी तक गवर्नमेंट के IT रूल्स से कंप्लाई नहीं किया है, तो इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं ट्विटर के लिए, ये समझेंगे और IT रूल्स को एक बार ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एंड देन निपुण भारत मिशन। तो देखो निपुण भारत मिशन बेसिकली न्यूमरेसी एंड फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए जो इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट है वो ये मिशन लाई है। तो क्या पूरा मिशन है इसको देखेंगे। देन पॉलिटी में नीड ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की क्या नीड्स हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं इनसे रिलेटेड और क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं इनसे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका। तो अफ्रीका के साथ हमारे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन हैं, कैसे फॉरेन रिलेशन हैं, इसको डिस्कस करेंगे। पूरा कॉम्प्रहेंसिवली इंडो अफ्रीकन रिलेशंस को डिस्कस करेंगे और क्या क्या लेसन हम लर्न कर सकते हैं सो दैट हमारी जो रिलेशनशिप अफ्रीका के साथ है वो और मजबूत हो, इसके बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन GS 3 में इकोनॉमी में सबसे पहले GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसे GSAP भी कहा जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे एंड स्पेस सेक्टर को डिस्कस करेंगे। GS 4 में आज कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अब देखो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। विदाउट रेन्स नथिंग ग्रोज, लर्न टू एम्ब्रेस द स्टॉर्म्स ऑफ योर लाइफ। इसमें सिंपल सा मीनिंग है, अगर नेचर में किसी चीज़ को ग्रो होना होता है तो भी उसे रेंज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम गोज विद आवर लाइव्स ऑल्सो। अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है एंड इफ वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर गोल देन वी हैव टू फेस द स्टॉर्म्स ऑफ आवर लाइफ, ओके। हम जितना तपेंगे उतना ही हम ज़्यादा निखर के आएंगे। बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का सेशन। पहला आज का जो आर्टिकल है ये है, सुप्रीम कोर्ट अगास्ट दैट सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इज स्टिल यूज्ड। तो देखो सेक्शन 66 जो है IT एक्ट का, इसे हटा दिया गया था, इसे स्क्रैप कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2015, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जो सेक्शन 66A है IT एक्ट का, इसे कोई भी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वायलेट करता है, इसीलिए इसको स्क्रैप किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आज भी 2021 है आज, ठीक है, तो 2021 में भी हम इस एक्ट को यूज़ कर रहे हैं और इसके अंतर्गत कई सारे लोगों को हमने पीनलाइज किया है। हमने यानी कि गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट बॉडीज़ ने आज भी पीनलाइज किया है लोगों को 66A के अंतर्गत। तो अभी क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले IT एक्ट जो है हमारा कब का है, 2000 का है, ठीक है। 2000 ईयर का IT एक्ट है। ये मेजरली रेगुलेट करता है जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सोशल मीडिया है, इंटरमीडियरीज हैं, इन सबको IT एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। अब सेक्शन 66A क्या है, इसको याद रखना है हमको सबसे अच्छे से। मैंने इससे पहले भी एक दो बार डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी आज डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 66A में ये कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, यानी कि सपोज कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सपोज ट्विटर है, ठीक है। ट्विटर पे अगर कोई पर्सन A ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डालता है जो कि किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है, डेरोगेटरी हो सकती है, डिफेमेटरी हो सकती है, तो उस केस में वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगी। तो अगर A कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता है जो कि B के अगेंस्ट डिफेमेटरी है और वो डेरोगेटरी है, तो इस केस में ये जो B है ये केस कर सकता है A के ऊपर और इसको पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है अंडर IT एक्ट 2000। ये था सेक्शन 66A, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्राइम से डील करता है, इन विच सेंडिंग इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज ऑफेंसिव, डेरोगेटरी, मिनेसिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत अच्छे से। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये 66A है ये आर्टिकल नंबर 19 एंड 21 के
अगेंस्ट है, वायलेट करता है। क्यों? 19 आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे आप ए को यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत चार्ज कर रहे हो? क्योंकि ये जो आपने वर्ड्स यूज किए ना, डेरोगेटरी, इनकन्वीनियंस होना, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंसल्ट, ये जो वर्ड्स आपने 66A में यूज किए हुए हैं, ये अनडिफाइंड है, बहुत वेग है, ठीक है। और जो एक्सेप्शन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, उनके अंतर्गत ये नहीं आते हैं। मतलब 66A में ये कहा गया था कि ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन जो इनकन्वीनियंस कॉज करे किसी के लिए, डेंजर या ऑब्स्ट्रक्शन या इंसल्ट कॉज करे किसी के लिए, वो पनिशेबल ऑफेंस होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये सब जो आपने एक्सेप्शंस दिए हैं ये आर्टिकल 19 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आते हैं? नहीं आते हैं, तो फिर आप इसके बेसिस पे किस तरह से किसी पर्सन को पनिश कर सकते हो? तो इसीलिए ये आर्टिकल 19 जो कि फ्री स्पीच को बताता है और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को बताता है, इन दोनों के अगेंस्ट है 66A, ये कहा गया था। इसके बाद एक कमिटी भी बनी थी, देखो, क्योंकि इसमें हेट स्पीच जो थी, मेनली ये हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए 66A था, है ना, पर इसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा गलत इसमें चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, इसका मिसयूज हो रहा था 66A का। तो हेट स्पीच जो है ऑनलाइन, इसको पहले कर्ब करने के लिए 66A काम करता था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्क्रैप कर दिया, तो गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई, एक हाई लेवल कमिटी थी जो कि हेट स्पीच लॉ लाना चाह रही थी, ऑनलाइन जो हेट स्पीच है उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन, सो दैट हेट स्पीच को कर्ब किया जा सके। तो ये कमिटी कौन सी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ 66A नहीं, यहाँ पे दो और सेक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है 69A और एक है 79। सेक्शन 69A क्या कहता है? देखो, इसको है ना हम अगले आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे भी लिंक करेंगे, तो याद रखना, ध्यान से सुनना। 69A क्या कहता है? 69A में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास ये एक्सेस है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस में आने से ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो किसी ऑनलाइन मीडिया पे पोस्ट की गई है उसे ब्लॉक करवा सकती है पब्लिक एक्सेस से, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पास पावर है, यानी कोई भी वेबसाइट हो गई, कोई भी ऐसा ऑनलाइन मैसेज वगैरह हो गया, इसको गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये इसको ब्लॉक कर दे पब्लिक एक्सेस से। 69A ये कहता है, ठीक है। 79 क्या कहता है? 79 ये कहता है, सेक्शन 79, कि गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सेप्शन दे रही है, एक तरह से एग्जिम्प्ट कर रही है जो इंटरमीडियरीज हैं उनको। अब यहाँ पे इंटरमीडियरीज का क्या मतलब है? देखो, इंटरमीडियरीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इंटरमीडियरीज यहाँ पे कौन है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इंटरमीडियरीज है। मतलब कि अगर मैं कोई पर्सन हूँ ए, ठीक है, मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली किसी भी सोशल मीडिया पे, तो ये सोशल मीडिया जो है ना ये इंटरमीडियरी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डाली गई है, जैसे सपोज ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये कोई अगर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डाली गई है तो ये सोशल मीडिया ने खुद नहीं डाली, सोशल मीडिया सिर्फ एक इंटरमीडियरी बन रहा है ए को अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो यानी जो भी ए ने इन्फॉर्मेशन डाली है, जो दूसरों को ए दिखाना चाहता है, वो सोशल मीडिया ऐप के थ्रू डाली हुई है। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो इंटरमीडियरी है, तो ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब यहाँ पे इंटरमीडियरी का काम करेंगे। अब सेक्शन 79 जो है इंटरमीडियरीज को एग्जेम्पशन देता है। क्या एग्जेम्पशन देता है? कि अगर ए जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है और अगर ये ए की जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लॉ के अगेंस्ट है, जो गवर्नमेंट को हार्म करती है, जो नेशन को हार्म करती है, तो उस केस में सोशल मीडिया हैंडल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इंटरमीडियरी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बेसिकली इंटरमीडियरी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हियर, ओके। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हियर, ओके, जब तक वो डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज़ को डिलीवर कर रहे हैं। यानी जब तक, अगर जैसे मान लो कि ए ने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जो गलत है, ठीक है, अब यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन 69A के अंतर्गत गवर्नमेंट ये कह सकती है सोशल मीडिया हैंडल को कि आप जो है सोशल मीडिया को कि आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसे हटाइए क्योंकि ये गलत है, और ये भी कह सकती है कि आप ए का जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कीजिए।
तो यहाँ पे सोशल मीडिया की ये ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की बात माने। जब तक ये गवर्नमेंट की बात मान रही है तब तक सोशल मीडिया जो भी हैंडल है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये ब्रीफ में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। और इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 66A को हमने 2015 में हटा दिया था, स्क्रैप कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी 66A के अंतर्गत लोगों को चार्ज किया जा रहा है और यहाँ पे 3 साल तक की इम्प्रीजनमेंट दी जा रही है लोगों को, जो ग्रॉसली ऑफेंसिव है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पोस्ट जजमेंट केस, जो श्रेया सिंगल वाला केस था, उसके बाद जो 66A के अंतर्गत चार्जेस लग रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, उनका जो अमाउंट है, उनका जो नंबर है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चिंता जताई है कि ये कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले इशू की, ये बिल्कुल रिलेटेड है हमारे प्रीवियस इशू से। तो देखो, ट्विटर जो है ये फेल हो गया, ट्विटर फेल्ड टू कंप्लाई विद आईटी रूल्स। तो सेंटर ने कई बार धमकी दी ट्विटर को, कई बार प्यार से समझाया कि आप हमारे जो आईटी रूल्स हैं उनको फॉलो कर लो। ट्विटर ने पहले बोला कि हम नहीं करेंगे, फिर बाद में बोला अच्छा ठीक है कर लेंगे, फिर तब से टाल रहा है कि हाँ कर रहे हैं। और अब जाके सेंटर ने बोला है कि आप कर तो रहे नहीं हो हमारे आईटी रूल्स को कंप्लाई, तो अब हम आपका एग्जेम्पशन जो है ना, जो हमने 79 सेक्शन में दिया हुआ है इंटरमीडियरीज को, उसको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, इसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो आईटी रूल्स हैं उसको कंप्लाई करने में फेल हो रही है, इसीलिए अब जो इंटरमीडियरीज का जो टैग है, जो 79 सेक्शन में हम देते हैं इंटरमीडियरीज का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो टैग देते हैं इंटरमीडियरीज का, और जो उनको एग्जेम्प्ट करते हैं, जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे उनको एग्जेम्प्ट करते हैं, वो जो टाइटल है, वो जो राइट है इंटरमीडियरीज का, वो हम ट्विटर से ले लेंगे, छीन लेंगे। ये चीज़ कही है सेंटर ने यहाँ पे। अब देखो, आगे का इसका इशू डिस्कस करें, पहले ये समझते हैं कि आईटी रूल्स क्या हैं। तो देखो, ये नए आईटी रूल्स आए 2021 में ही, और ये आईटी रूल्स क्या हैं। सबसे पहले 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी रूल्स आए हैं, सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल न्यूज़ के लिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। सोशल मीडिया के लिए क्या क्या रूल्स हैं इसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ आ जाओ। सबसे पहला, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की कैटेगरीज को इन्होंने डिफाइन किया है कि एक तो सोशल मीडिया जो नॉर्मल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, और एक है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा यूज़र बेस है जिनका। ठीक है, तो यूज़र बेस के हिसाब से एक है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और दूसरे हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिसमें ट्विटर एक है। ठीक है, तो ट्विटर जो है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडियरीज। तो मैंने बताया था कि सेक्शन 79 जो है, इसमें गवर्नमेंट जो है ये एग्जेम्प्ट करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए, जब तक आप डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हो। और ड्यूटी क्या थी, सेक्शन 69A के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप कुछ भी लॉ से कंप्लाई करो या फिर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक करो, तो वो फॉलो करना आपकी ड्यूटी है। तो ये दोनों जो एक्ट्स हैं, इनको फॉलो करना वाज द पार्ट ऑफ आईटी रूल्स। ठीक है, देन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है सेंटर ने, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए। इसमें क्या कहा गया था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को किस तरह से मैंडेटरी किया गया है कि आप ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर रखेंगे, एक जो रेसिडेंट होगा इंडिया का, और वो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेगा। किस तरह से कि पहली चीज़ तो 24 आवर्स में जो भी कंप्लेन आती है उसको एक्नॉलेज करेंगे ये जो ऑफिसर्स होंगे वो, और नेक्स्ट 15 डेज में इसको रिजॉल्व करेंगे। ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स को इंश्योर करने की बात की गई है। यहाँ पे ये कहा गया है कि 24 आवर्स में अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेन मिलती है जो न्यूडिटी को जो दिखाती है कि ये न्यूड कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है, या फिर जो किसी भी पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स को यहाँ पे शोकेस करती है, न्यूडिटी को दिखाती है, ऐसा कोई भी कंटेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कंप्लेन मिलती है तो 24 आवर्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि 24 आवर्स में उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। ठीक है, तो इस तरह से ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ यूजर्स को इंश्योर करने की बात की गई है आईटी रूल्स में। देन चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। ये सभी यहाँ पे
आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप तो एग्जेम्प्टेड हो, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, लेकिन आपको उसका ओरिजिनेटर हमको बताना पड़ेगा। जो भी उस एंटी नेशनल इंफॉर्मेशन का ओरिजिनेटर है वो आपको हमको आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा। ऐसा कहा है सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन आईटी रूल्स के अंतर्गत। ग्रीवेंस ऑफिसर की मैंने बात की, ठीक है, जो ग्रीवेंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और 15 दिन में वो ग्रीवेंस ऑफिसर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा। देन एक मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी कि क्या क्या कंप्लेंट आपके पास आई और क्या क्या आपने एक्शंस लिए उनके ऊपर, जो ये इसको दिखाएगी, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड ये सारे रूल्स हो गए। डिजिटल न्यूज़ से रिलेटेड देखें तो आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट है, और केबल टीवी नेटवर्क एक्ट, इन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उनको कह रही है सेंटर। देन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज आपको बनानी पड़ेगी जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे। एंड जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो एक पैनल बनाएगी जो ओवरसाइट मैकेनिज्म को डिजाइन करेगी कि किस तरह से डिजिटल न्यूज़ को हम रेगुलेट करने वाले हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सेल्फ क्लासिफाई कंटेंट होगा, ठीक है। तो 5 कैटेगरीज में आपको जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनको कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा अपने कंटेंट को, जैसे कि कौन सा यूनिवर्सल है, कौन सा 7+ ईयर्स के लिए सूटेबल है, कौन सा 13+ के लिए, कौन सा 16+ के लिए और कौन सा अडल्ट के लिए। जो पेरेंटल लॉक्स हैं आपको उसकी फैसिलिटी देनी पड़ेगी उस कंटेंट के लिए जो 13+ के लिए है, ठीक है। फिर एज वेरिफिकेशन का आपको यहाँ पे मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जो भी कंटेंट आपका अडल्ट कैटेगरी में आता है उसके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ट्विटर को ये बात कही गई है कि आपने इन IT रूल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है। तो क्या फॉलो नहीं किया ट्विटर ने, पहले ये देखते हैं। ट्विटर का जो रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर था, देखो यहाँ पे हमने ग्रीवेंस ऑफिसर की बात की जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो जो ग्रीवेंस ऑफिसर है था जो ट्विटर का, उसने रिज़ाइन कर दिया। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो ट्विटर ने कहा हम दूसरे अपने जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसको अपॉइंट कर रहे हैं और हम अपॉइंटमेंट की लास्ट स्टेजेस में ही हैं। लेकिन कब से, बहुत टाइम से ये ट्विटर ऐसा ही कहे जा रहा था। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर जो है वो जो हमारे IT रूल्स हैं उससे कंप्लाई नहीं कर रहा है। ग्रीवेंस ऑफिसर्स को कब से कह रहा है लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं। तो ऐसे केस में हम जो सेक्शन 79 में हमने एग्जेम्पशन दिए हैं ट्विटर को, वो हम हटाने का सोच रहे हैं। तो ये था पूरा इशू, ठीक है। तो इसको के बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में, क्योंकि ये जो है ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IT एक्ट और IT रूल्स दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विल अ नेशनल जुडिशरी वर्क। तो देखो ये एक हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई है, ओके। इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई है और इसमें ये बताया है कि क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम इसको कॉम्प्रहेंसिवली देखेंगे, सिर्फ इस आर्टिकल के हिसाब से नहीं, पूरा देखेंगे इस इशू को। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है ये आर्टिकल 312 में इंसर्ट की गई थी, ठीक है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके थ्रू 312 में ऐड की गई थी। और लॉ कमीशन जो है उसने भी अपनी 116th रिपोर्ट में ये कहा था कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के। देखो हमको पता है जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसमें मेनली 3 सर्विसेज हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी इसमें लाने की बात चल रही है और कई टाइम से सेंटर जो है वो इसकी कोशिशें कर रहा है। हालांकि सारे स्टेट्स और सारी हाई कोर्ट्स इसके लिए परमिट नहीं कर रही हैं, लेकिन कोशिशें चल रही है। अब क्या क्या इसके पॉजिटिव हो सकते हैं? देखो सबसे पहले तो इफिशियंसी एंड एफिकेसी बढ़ेगी जुडिशरी की। अभी कितनी सारी जो सीट्स हैं वो वेकेंट हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जुडिशियल डिले की बात की थी और पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है ना तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिवली ये जुडिशरी वाला टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इफिशिएंसी एंड एफिकेसी बढ़ेगी। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसके कारण जो केसेस पेंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा था 4.4 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं आज की डेट में जुडिशरी में। तो इससे डील करने के लिए, इसको कर्व करने के लिए हमें बात ज़रूरी है कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाएँ। अब ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में सबसे पहले होगा क्या, मैं ये बता देती हूँ। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में जैसे हमारी UPSC होती है और इससे IAS सिलेक्ट होते हैं, वैसे ही एक एग्ज़ाम
होगी जिससे जुडिशियल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होंगे, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑफिसर्स होंगे, हाई कोर्ट और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके ऑफिसर्स को इस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाएगी और एफिशिएंट मेथड इंश्योर हो जाएगी। यहाँ पे जो केसेस में डिले होता है वो नहीं होगा क्योंकि पेंडेंसी नहीं रहेगी। करप्शन कम हो पाएगा, नेपोटिज्म कम हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है जजेस जो हैं वो अपने ही रिलेटिव्स को यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए सिफारिश कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, तो नेपोटिज्म बहुत होता है, करप्शन बहुत होता है। अगर मेरिट के बेसिस पे, एग्जाम के बेसिस पे जुडिशियल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होने लगेगा तो करप्शन और नेपोटिज्म से बच पाएंगे हम, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो पाएगा, पब्लिक फेथ जो है जुडिशरी में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स क्या क्या हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि लोकल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं कोर्ट्स में। ठीक है, और ऐसे में जो ये जुडिशियल सर्विसेज के जो भी लोग होंगे वो कैसे यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे? सपोज कि कोई एमपी का पर्सन है, अगर उसको तमिलनाडु कैडर मिल गया तो वो किस तरह से कोर्ट्स में डील कर पाएगा लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट से। इसके अलावा कुछ लोकल लॉज भी होते हैं हर स्टेट के, तो उसके लिए भी आपको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस आर्टिकल में हम अभी डिटेल से समझेंगे, अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ मैं। तो सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है इसको लेकर। ठीक है, उसके बाद लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो इस प्रोफेशन में इजीली एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पास उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा एजुकेशन का, एजुकेशनल सर्विसेज का, तो फिर वो इस एग्जाम को इजीली पास नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि इनका जो लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक ड्रॉबैक हो जाए। इसके अलावा एक जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर यहाँ पे कर्ब लग जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जो जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं ना जुडिशरी के, वो जुडिशरी खुद डिसाइड करती है, कोई भी किसी का भी बाहर से यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो कर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया, जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे वो। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी टाइम से कंसल्टेटिव प्रोसेसेस चल रही हैं, लेकिन आज भी सिर्फ 4 स्टेट्स हैं और सिर्फ 4 स्टेट्स हैं और 2 हाई कोर्ट्स हैं जो इस प्रपोजल के लिए रेडी हुए हैं, जिन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। बाकी 8 स्टेट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स इसके फेवर में हैं, कुछ स्टेट्स इसके फेवर में नहीं है। अब इसमें इन्होंने बात की है 2 आर्टिकल्स की। एक आर्टिकल है 233(1), ठीक है, 233(1) और एक है 312। तो जो 233(1) है उसमें ये कहा गया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे उनको स्टेट जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करेगा बाय गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के थ्रू यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर के थ्रू, यानी कि जो भी सारी बागडोर रहेगी ना डिस्ट्रिक्ट जजेस को रिक्रूट करने की, वो स्टेट के पास थी यहाँ पे। ठीक है, जो आर्टिकल 312 है जो ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है, इसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई भी लॉ बना सकता है किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बागडोर थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की वो दे दी गई पार्लियामेंट के हाथ में। तो अब देखो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से बेसिकली हम करने क्या वाले थे, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनका रिक्रूटमेंट करने वाले थे। तो 233 में तो ये कहा गया था कि गवर्नर रिक्रूट करेंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट रोल था यहाँ पे। लेकिन 312 कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करने की। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक टसल है। ठीक है, पहले जो चीज़ स्टेट लिस्ट में आती थी, अब अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनती है तो वही चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी। तो अब सेंटर के पास भी एक रोल हो जाएगा प्ले करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये सब्जेक्ट है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब्जेक्ट आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट लिस्ट से। ठीक है, तो ये पूरा इशू है और इससे फेडरलिज्म का भी एक इशू आ जाएगा कि पहले ही कोई ज़्यादा बनती नहीं है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और अब इसके बाद एक और नया इशू ऐड हो गया इन दोनों की टसल के बीच में, और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, बाकी जो पूरा आर्टिकल है उसमें यही पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, क्या क्या कि लॉ कमीशन ने इसको रिकमेंड किया है, इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 312 में आया था। ठीक है, आर्टिकल 312 में। इसके अलावा जो लोकल डायलेक्ट्स है, लोकल लैंग्वेजेस है, उसका प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि इससे जो है ऑनलाइंस नहीं बन पाएँ, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस यहाँ से रिक्रूट होकर आएंगे, मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से जो रिक्रूट होकर आएंगे, हो सकता है उनको इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक नेशनल कमीशन बनी थी टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसने भी ये कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लाना चाहिए। तो कुल मिला के ये पूरा इशू जो है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या इनसे रिलेटेड कंसर्न्स हो सकते हैं और क्यों ये ज़रूरी है लाना, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इससे डील करती थी। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया पूरा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं।
क्राफ्टिंग अ यूनिक पार्टनरशिप विथ अफ्रीका। तो देखो यहाँ पे अफ्रीका से क्या हमारी रिलेशनशिप है उसको समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना से रिलेटेड हमारे क्या कंसर्न होने चाहिए और चाइना से हमें क्या क्या सीखना चाहिए रिगार्डिंग अफ्रीका। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस हैं कैसे। ठीक है, ये आउट ऑफ दिस एडिटोरियल में बात कर रही हूँ। तो इंडियन अफ्रीकन रिलेशंस की बात करें तो देखो सबसे पहले कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं। ठीक है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ग्लोबल लेवल पे, उस टाइम पे इंडिया और अफ्रीका दोनों ही अगेंस्ट थे कॉलोनियलिज्म के, ठीक है, इंपीरियलिज्म के, रेसिज्म के, और दोनों ने ही मिलके, इंडिया और अफ्रीका ने मिलके ही नाम को इस्टेब्लिश किया था। नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है इसके फेवर में आए थे इंडिया और अफ्रीका दोनों। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में, इंडिया और अफ्रीका के बीच में एक अलाइनमेंट देखने को मिला था। और एक चीज़ बहुत ध्यान से ज़रूरी है याद रखना कि जो अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म था, अफ्रीका जो फ्रीडम के लिए लड़ रहा था अपने, उसमें इंडिया का भी एक रोल है, क्योंकि अफ्रीका के जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे इंडिया के महात्मा गांधी से। ठीक है, तो ये भी एक रोल आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें फॉरेन पॉलिसी की पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, तो उसमें देखो ये चीज़ याद रखनी कि दोनों ही जो इंडिया है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, दोनों ही आगे बढ़ रहे थे टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। ओके, जैसे अफ्रीका में जो था एपर्थाइड खत्म हो रहा था, इंपीरियलिज्म खत्म हो रहा था, इंडिया में भी डेमोक्रेसी और ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी, मैच्योर डेमोक्रेसी बन रही थी, गवर्नेंस में हम अच्छा कर रहे थे और हम एथनिक क्लैशेस से ऊपर उठ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया और अफ्रीका के बीच में कई अच्छे रिलेशंस देखने को मिले और एक अलाइनमेंट देखने को मिलता है स्टार्टिंग से। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखें तो देखो इंडिया और अफ्रीका के बीच में अच्छा खासा ट्रेड है, 60 to 80 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इंडिया की जो अफ्रीका में बेस्ड है और अच्छा यूज़र बेस इन्होंने बना दिया है इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। टाटा, रिलायंस जैसी कंपनीज हैं जो अफ्रीका में, जिनके कई सारे सेंटर्स बेस्ड हैं। इसके अलावा जो इंडिया है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट था फ्यूल के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन वेस्ट एशिया में आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी है, इजराइल है, ईरान है, सऊदी है, इनके बीच में हमेशा तसल चलती रहती है। तो हम चाहते थे कि हम अपना जो फ्यूल बेस है, जो हमारा फ्यूल से जो जहाँ से आता है फ्यूल इंपोर्ट का जो बेस है, उसको हम डाइवर्सिफाई करें, इसलिए हम अफ्रीका की तरफ आगे बढ़े। तो आज भी नाइजीरिया, अंगोला, सूडान ऐसी कंट्रीज से हम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इंडिया के लिए एक एडेड एडवांटेज हो गया अफ्रीका से ट्रेड करने का। इसके अलावा इंडिया जो है अफ्रीका को सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे नहीं देखता, इंडिया जो है अफ्रीका को एज अ फ्रेंड देखता है। क्यों? क्योंकि इंडिया अनलाइक अदर कंट्रीज यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में अफ्रीका की मदद कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस एडिटोरियल में कहा गया है कि हमें चाइना से बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, जो चाइना को हमसे सीखनी चाहिए, वो ये है कि हम वहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे का व्यवहार नहीं है हमारा, वहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लेबरर्स जो हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। वरना चाइना क्या करता है, अपने लेबरर्स ले जाता है किसी भी कंट्री में, वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनानी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो भी प्रोजेक्ट है उसका, अपने लेबरर्स को ले जाता है, वहाँ के लेबरर्स को ट्रेन नहीं करता है वो। ठीक है, वहाँ के लेबरर्स को अनस्किल्ड वर्क में रख लेता है और वापस ले आता है अपने लेबरर्स को। तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो चाइना के लिए हुआ, जो भी पैसा गया वो चाइना में गया। तो अफ्रीका को उतना खास उससे फ़ायदा होता नहीं, पर इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया दोनों की बात करता है, दोनों के फ़ायदे की बात करता है। ठीक है, और एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्पफुल है इंडिया फॉर अफ्रीका। ठीक है, इसीलिए जो पब्लिक परसेप्शन है ना अफ्रीका के लोगों का, वो इंडिया के प्रति ज़्यादा अच्छा है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हमारे कई तरह के रिलेशन हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट, हमको अगर उनको लोन देना है तो इसके भी रिलेशन हैं, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, और अलग अलग कॉपरेशन करते हैं हम अलग अलग सेक्टर्स में। मेजरली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अफ्रीका का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अफ्रीका की लगभग 60% आबादी को इस एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपने अंदर एम्प्लॉय करके रखा है। ठीक है, पर ये जो आउटपुट है ये सिर्फ 20% दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ बताई गई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि चाइना और अफ्रीका के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और इंडिया को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि चाइना हमारा एक और फ्रेंड चुरा के ले जाए।
तो इसके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि चाइना क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में और चाइना से हमें क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। तो देखो कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि चाइना जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का और बिगेस्ट क्रेडिटर जो है चाइना का वो अफ्रीका है। ठीक है, तो चाइना सबसे ज़्यादा ट्रेड भी अफ्रीका के साथ कर रहा है, मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और चाइना का जो सबसे बड़ा क्रेडिटर है वो भी अफ्रीका है। ठीक है, सॉरी, अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रेडिटर चाइना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ड्रोन्स वाली जो टेक्नोलॉजी है इन सबको इनकलकेट करके चाइना बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर में अफ्रीका की, सो दैट वहाँ पे पेस्ट अटैक और जो भी लॉस हो सकता है एग्रीकल्चर को उससे बचाया जा सके। इसके अलावा वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चाइना काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट अपना वहाँ पे ही बना रहा है चाइना, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ले जा रहा है, सो दैट वहाँ पे लो कॉस्ट लेबर मिल सके उनको। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे चाइना पूरी अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वहाँ पे रिलोकेट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कम से कम लग रहा है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि चाइनीज़ इंगेजमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर एक वॉच रखने की भी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चाइना अफ्रीका में ले जा रहा है। और एक चीज़ और, इन सब कारणों से जो अफ्रीका के लोग हैं उनका परसेप्शन भी बदल रहा है। पहले अफ्रीका के लोग चाइना को एक एग्रेसर के फॉर्म में देखते थे, लेकिन अब उनका परसेप्शन बदल रहा है क्योंकि चाइना एक्चुअल में वहाँ पे चेंज तो ला रहा है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया को इससे क्या सीख सकता है इंडिया? तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया जो है अभी तक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाता था अफ्रीका को लेकर कि अफ्रीका के साथ उसका कैसे रिलेशन होंगे वो इंडिया इंडिपेंडेंटली तैयार करता था, लेकिन अब चाइना को यहाँ पे रोल में लेने की ज़रूरत है, यानी कि चाइना के ऊपर एक चेक रखने की ज़रूरत है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिलेशंस को मोल्ड करने की ज़रूरत है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडिया का रोल होता था अफ्रीका में, दैट वॉज मोस्टली इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी बेस्ड। ठीक है, कि इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग करते थे और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करते थे हम वहाँ पे। जैसे कि हम वहाँ पे जो सॉफ्ट लोन है वो प्रोवाइड कर दिए, मशीनरी प्रोवाइड कर दी, फार्म लैंड्स वहाँ पे एक्वायर कर दिए। ठीक है, वहाँ से हमने सामान खरीद लिया, कुछ क्रॉप्स वहाँ से इंपोर्ट कर लिए, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है और यहाँ पे हमें आसपास अपने स्टार्टअप्स बनाने की ज़रूरत है अपने पार्टनर्स के साथ अफ्रीका में। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरी बात कही हुई है। तो कुल मिला के इस पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग अफ्रीका, वो इंडिपेंडेंट थी अभी तक, लेकिन हमें यहाँ पे अफ्रीकन प्रायोरिटीज़ को भी यहाँ पे लेना है अपने कंसिडरेशन में। ठीक है, अफ्रीकन प्रायोरिटीज़ को, और साथ में जो वहाँ पे चाइना काम कर रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेते हुए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंडो अफ्रीकन रिलेशन के बारे में डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा है आज का आर्टिकल, ये है निपुण भारत मिशन। तो देखो निपुण भारत मिशन क्या है, ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसने ये मिशन लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया था, पहले इसके फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो निपुण भारत मिशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्यों यूज़ किया गया था, तो ये यहाँ पे ये जो मिशन है ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। और यहाँ पे हर चाइल्ड जो भी 3rd स्टैंडर्ड तक है, ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड तक हर चाइल्ड जो है वो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज जो हैं, डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, ये सीख ले बाय 26-27। तो देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी इसकी बात करती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। वो बात करती है कि हर बच्चा जो कि 3rd स्टैंडर्ड तक है उसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आनी चाहिए और हम ये इंश्योर करेंगे बाय 2025। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया तो 2 साल तो सबके ही बर्बाद हो गए यहाँ पे, तो इसलिए ये जो टारगेट है ये आगे शिफ्ट हो गया 26-27 तक। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है उसके लिए जितनी भी डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी है उसकी, जो जितना उसको लर्न होना चाहिए चीज़ें, जितना उसको रीडिंग आनी चाहिए, अगर आप किसी भी बच्चे को 3rd स्टैंडर्ड के एक बुक दे दें तो क्या वो प्रॉपरली रीड कर पा रहा है इस चीज़ों को समझते हुए। ठीक है, उसके बाद 3rd चीज़ है यहाँ पे कि उसको बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए, बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आना चाहिए।
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंश्योर करेंगे निपुण भारत से हम। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, ये याद रखना है। मैकेनिज्म जो है इसका 5 लेवल्स पे चलेगा, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्कूल लेवल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म होगा। फंडिंग इसके लिए अलग से नहीं प्रोवाइड की जाएगी, समग्र शिक्षा अभियान जो है हमारा, उसमें जो फंडिंग होती है ना, उससे ही इसको फंड किया जाएगा, इसके लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो सर्वे ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स टू सेट बेस लाइन फॉर लिटरेसी गोल्स, तो ये PIB की न्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करी और ये हिंदू की है, ठीक है, सेम टॉपिक को लेकर है। मिशन कॉल्स फॉर यूज ऑफ मदर टंग इन अर्ली एजुकेशन। तो देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि अर्ली एजुकेशन में किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मदर टंग में पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये एम है इस निपुण भारत मिशन का, वो ये है कि कम से कम 60 वर्ड पर मिनट के रेट से कोई भी बच्चा रीड कर सके किसी भी टेक्स्ट को और उसको समझ भी सके। सिर्फ रीड नहीं करना है, समझ भी सकना है। 9,999 इस न्यूमरल्स तक वो बच्चा रीड कर सके और इसको लेकर कैलकुलेशंस कर सके, राइट कर सके इन नंबर्स को, सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर सके कोई भी बच्चा, ठीक है। इसके लिए लगभग 2600 करोड़ का जो फंड है वो अलोकेट किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के से निकाल कर, ठीक है। तो मेजरली ये बात पूरी की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि देखो, 3rd स्टैंडर्ड तक क्या होता है ना, अंटिल 3rd स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स लर्न टू रीड, ठीक है, पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है, लर्न टू रीड। लेकिन 3rd स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे दे रीड टू लर्न, तो जो नई चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। पहले पढ़ने के लिए सीखना पड़ता है, अब सीखने के लिए पढ़ना पड़ रहा है आफ्टर 3rd। इसीलिए ये गैप को हम प्रॉपरली यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, इसी के लिए ये निपुण भारत अभियान स्टार्ट किया गया है। वरना क्या होता है, जो बच्चे प्रॉपरली रीड ही नहीं कर पाते वो किस तरह से लर्न कर पाएंगे, ये पूरी चीज़ कही गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी 8-9 साल का बच्चा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिख पाए, किसी भी से कन्वर्स कर पाए प्रॉपर एक लैंग्वेज में, ठीक है, कि जो उसकी मदर लैंग्वेज है या फिर स्कूल की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्स कर पाए विथ क्लैरिटी। साथ में जो नॉर्मल सिंपल नंबर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए, शेप्स को आइडेंटिफाई कर पाए, टाइम डेट को देख पाए, फ्रैक्शंस को, मेजरमेंट्स को, इन सबको सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसलिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो पूरा ये इशू था। और यहाँ पे एक मदर टंग की भी बात की गई है कि हो सके तो हम उनको इनिशियल जो एजुकेशन देते हैं वो मदर टंग में ही दें, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। तो ये पूरा स्कीम हमने डिस्कस की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSAP। तो देखो, RBI टू बाय 20,000 करोड़ GSEC टिल जुलाई 8। तो ये जो RBI 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करना चाह रहा है वो ये कर रहा है GSAP 2.0 के अंतर्गत, यानी कि GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0 के अंतर्गत ये किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट इशू करते हैं। अब सपोज कि ये गवर्नमेंट है और ये मार्केट है, ठीक है, और ये है हमारा RBI। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही थी, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब गवर्नमेंट वो बोरो करेगा मार्केट से। अब मार्केट वाले गवर्नमेंट को पैसा क्यों देंगे जब गवर्नमेंट को गारंटी नहीं देगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक गारंटी देता है डेट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, इसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये इशू की जाती है RBI के द्वारा, ठीक है। ये है गवर्नमेंट का डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इशू करता है RBI थ्रू ई-कुबेर प्लेटफॉर्म, ओके। अब यहाँ पे जो RBI डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करता है, ये 2 तरह की होती है। एक होती है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, T बिल्स जिनको कहते हैं, और एक होती है डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। टी बिल शॉर्ट टर्म बिल्स होती है, ठीक है, 91 डेज़ की, 182 डेज़ की, इस तरह से। डेटेड सिक्योरिटी जो होती है लॉन्ग टर्म का बॉन्ड होता है, जैसे कि 5 साल, 6 साल, 40 साल, इस तरह की यहाँ पे सिक्योरिटीज़ होती हैं। इनको सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बैक करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो मिनिमम है, ठीक है, कम से कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे टी बिल्स है, ये मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इसका इंटरेस्ट डिसाइड करती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क इसमें भी होता है। और ये भी याद रखना, टी बिल्स जो है उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इशू कर सकती है, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टेट्स के लिए ये डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है टी बिल्स, ठीक है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत ही जो ये GSAP है ना, ये GSAP क्या है, ये GSAP जो GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम, ये एक तरह का ओपन मार्केट ऑपरेशन है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ठीक है। हम
आपने अगर क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में पढ़ा हो तो रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब जो होते हैं ना, ये क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ देम। ओके, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो RBI है वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है या फिर बेचती है, और इससे क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI जो है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी कैसे RBI, पैसा देके, तो पैसा मार्केट में गया, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा। और अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है मार्केट में तो पैसा इंजेक्ट होगा, यानी कि पैसे को खींचा जाएगा वापस मार्केट से, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे कम होगी। तो ये याद रखना, G-SEC को जब खरीदा जाता है, ठीक है, G-SEC जब बाय करती है RBI, तो उस केस में लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। और G-SEC को जब सेल किया जाता है तो उस केस में लिक्विडिटी मार्केट से घटती है, ठीक है। अब G-SEC एक्विजिशन प्रोग्राम क्या है? G-SEC एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0 है, इससे पहले 1.0 भी आ चुका है, उसमें भी RBI ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा था। ये इसकी ज़रूरत क्या है? देखो, अभी आपने देखा इकोनॉमी कैसी हालत में है, ठीक है, कोविड के कारण बहुत ज़्यादा खराब हालत में है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है, तो इस केस में गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए और इसके लिए कि गवर्नमेंट कम रेट्स पे मार्केट से पैसा उठा पाए, इसके लिए ये पूरा काम हो रहा है, इसके लिए पूरी सिक्योरिटी खरीदी जा रही है, सो दैट जो मार्केट में है पैसा इंजेक्ट हो पाए और उसको गवर्नमेंट इजीली कम रेट पे खरीद सके, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड्स जो हैं उसको काम करने के लिए, वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए ये सारे जो G-SAP है वो इशू किया गया है, G-SAP प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इकोनॉमी से रिलेटेड। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट इशू है स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, पॉलिसी ब्लैक होल स्पूक स्पेस इन्वेस्टर। तो देखो, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसके बारे में बात की गई है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो देखो, पहले पूरा इशू क्या है इसको समझाती हूँ। उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसको समझ लो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है व्हेन देयर इज एन एक्चुअल और अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो देखो, ये एथिक्स से भी रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन अलग से लिखी है, नहीं तो मैं ऐसे ही समझा देती। लेकिन पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में अगर क्लैश होता है, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या किसी भी पर्सन के, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए, सपोज मैं हूँ कोई पर्सन A, ठीक है। अब मेरा कोई एक चाइल्ड है जिसका नाम मैं दे देती हूँ A-, ठीक है। A- किसी स्कूल में जाता है, ठीक है। अब A- किसी स्कूल में जाता है, यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन है। A- ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया और A यानी कि मुझे ही यहाँ पे इस कंपटीशन को जज करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया गया, ठीक है। तो अब मैं जज हूँ और मेरे ही कोई चाइल्ड ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो एक तो मेरी पब्लिक ड्यूटी क्या बनती है कि मैं बिल्कुल फेयर तरीके से उसका जजमेंट दूँ, ठीक है, एक तो ये मेरी पब्लिक ड्यूटी बनती है। लेकिन मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट क्या बोलेगा कि मैं अपने ही चाइल्ड को यहाँ पे अवार्ड दूँ या विनर बनाऊँ। तो यहाँ मेरी जो प्राइवेट इंटरेस्ट है और जो पब्लिक ड्यूटी है उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यानी कि दोनों पर्सन मैं ही हूँ जो दोनों को डिसाइड कर सकती है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मैं पर्सनल इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगी, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, कई बार पब्लिक ट्रस्ट नहीं रहता, जैसे कि जो भी लोग वहाँ पे दूसरे पार्टिसिपेंट्स होंगे, अगर उनको पता चल जाता है कि A इज़ द फादर और मदर ऑफ A-, तो उस केस में उनको लगेगा कि ये तो बायस्ड कॉम्पिटिशन है, इस वो जो भी पार्टिसिपेंट या जो भी जनता वहाँ पे देखने आई उस कॉम्पिटिशन को, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे उस कॉम्पिटिशन पे। उसके बाद कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उनको, इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी का ऊपर भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा एक ही, कि आप इंटीग्रिटी को और इम्पार्शलिटी को कितनी महत्व देते हैं, यहाँ से पता चलेगा, ये आपकी परीक्षा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको एथिक्स के फॉर्म में बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे इसको यूज किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्पेस सेक्टर को, हमारे स्पेस सेक्टर को ओपन किया गया है, इकोनॉमी में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन रखा गया है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, अलाउ किया गया है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे चाह रहा है इन्वॉल्व होना, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी चाह रहे हैं इन्वॉल्व होना, लेकिन इनका एक कंसर्न है। ये क्या कंसर्न है? इसमें ये कह रहे हैं कि इसरो जो है ये गवर्नमेंट बॉडी है ना, ये गवर्नमेंट बॉडी है इसरो, और इसरो गवर्नमेंट बॉडी होने के साथ साथ यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट की वो इसरो है, लेकिन जो यहाँ पे रेगुलेटर है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है यहाँ पे रेगुलेटर का काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो दोनों जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ये रेगुलेटर भी हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन में आ गए, यानी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं तो वो
इस दुविधा में ही रहेंगे कि कभी ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अपनी ही कंपनी जो इसरो है उसी के फेवर में सारे अनाउंसमेंट्स करे, रेगुलेशन करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे कही गई है, ये हमारे लिए जानना था इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेस सेक्टर है हमारे यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे जो स्पेस इंडस्ट्री है वो अभी लगभग $350 बिलियन की है, और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है ये $550 बिलियन की हो जाएगी। और इसमें इंडिया का शेयर जो है ना वो अभी सिर्फ 2% का है। इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 2% यानी $7 बिलियन की ही है हमारी इंडस्ट्री अभी स्पेस सेक्टर की। तो ये पूरा इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।